नमस्ते। आज बात होगी सिंगापुर के इतिहास के बारे में। बचपन से मैं रुद्रपुर, गोरखपुर, बहावलपुर के बारे में सुना था, लेकिन सिंगापुर का नाम आते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि इसका भारत से ज़रूर कोई न कोई संबंध रहा है। लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन फिल्मों में बहुत सारे लोग अपना नाम बदल करके शोहरत को पाई। बात होगी सिंगापुर के उस इतिहास के बारे में, उस विकास की दौड़ के बारे में कि कैसे सन 1965 में आज़ाद हुआ और विकास की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आज काफ़ी उन्नत कर गया। वहाँ के उस लीडर के बारे में, वहाँ की जनता के बारे में इस देश को आगे बढ़ाया। आप मेरे साथ बने रहें। मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। सिंगापुर का वर्णन तीसरी शताब्दी में चाइनीज इतिहास में पुलाव चुंग द्वीप के नाम से जाना जाता था। मलय इतिहास में सुमात्रा द्वीप के हिंदू राजकुमार श्री त्रिभुवन 13वीं शताब्दी में यहाँ भ्रमण कर रहे थे। उन्हें यहाँ एक सिंह दिखा और इसे शुभ संकेत उन्होंने माना और सिंह का पूर बसा दिया, जो आगे चल करके सिंगापुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहाँ पे एक बंदरगाह भी बनाया गया। चाइनीज भी यहाँ आ चुके थे और वे एक छोटी सी बस्ती बसा करके यहाँ रह रहे थे। 14वीं शताब्दी में थाईलैंड के राजा ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। कुछ दिनों तक यह भलक्का सल्तनत के अधीन भी रहा और 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली भी यहाँ आए और पुर्तगालियों ने यहाँ 1613 में बहुत सारी बस्तियों को जला दिया। यहाँ डच भी आए, लेकिन जो यहाँ साम्राज्य स्थापित किया वह ब्रिटिश लोग थे। जो सिंगापुर के बंदरगाह का मुख्यतः इन लोगों ने शुरुआत में प्रयोग किया, वह भारत में अफीम उत्पादन कर और इसी रास्ते से चाइना भेजा और चाइना में जैसे हांगकांग और भी बहुत सारे एरिया पे अपने कंट्रोल को कर लिया। जब ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, तब वे यहाँ के बंदरगाह को निःशुल्क कर दिए और जब यह बंदरगाह निःशुल्क हुआ तो व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। अतः सन 1824 में यह जगह ब्रिटेन के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी का एक सब डिवीज़न बना लिया। स्वेज नहर के बन जाने से लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हो गया, वैसे यूरोप से और एशिया दूरी बहुत कम हो गई, क्योंकि अफ्रीका को घूम करके नहीं जाना पड़ता था। अतः इस बंदरगाह का महत्व और भी बढ़ गया और इस तरह से यहाँ चाइनीज, भारतीय, यूरोपियन, अरब, अमेरिकन व्यापारी आकर्षित हुए और यहाँ से व्यापार शुरू कर दिया। अतः उस व्यापार में काम करने के लिए कुशल अकुशल श्रमिक भी यहाँ बहुत सारे आ गए, जिसके वजह से यहाँ बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ फैलने लगी, अराजकता फैलने लगी। यहाँ गरीबी भी बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ आप स्लाइड में रिक्शा देख रहे हैं, लोगों की दिनचर्या देख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ काफ़ी रक्तपात हुआ और यहाँ पे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ दिनों तक जापान ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। लूटमार मचने लगी। यहाँ लोगों को रहने के लिए जगह नहीं थे। यहाँ मलेरिया जैसे प्रकोप फैलने लगे। जापान के बाद कुछ दिनों तक यह क्षेत्र मलेशिया के अंदर आ गया, लेकिन बाद में यहाँ मतभेद के कारण हिंसा भड़क गई और हड़ताल होने लगे, जगह जगह आंदोलन होने लगे और इस तरह से 9 अगस्त सन 1965 में सिंगापुर एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ बेरोजगारी, आवास की समस्या और कृषि योग्य भूमि भी नहीं थी, खनिज संपदा भी नहीं थी। मलेशिया से यहाँ पानी आता था, दूध, फल, सब्जियाँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
भारत से आता था, लेकिन कहते हैं कि अगर लीडरशिप या कोई एक ऐसा लीडर जो चाहे तो देश को गर्त में डाल दे और चाहे तो देश को आगे बढ़ाए, और उसका साथ यहाँ की जनता ने दी, और उस लीडर का नाम था ली कुआन यू। कहते हैं अ लीडर लीड सोसाइटी एंड देयर विजन टू डेवलप पीपल वेलफेयर एंड देयर कंट्री। Why? This is my life, my country. I have something to say. यह देश भारत से 18 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन आज यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जीडीपी काफ़ी आगे है। ली कुआन यू अपनी कानून की पढ़ाई करने के बाद इस सिंगापुर के समृद्ध बनाने में अपने योगदान और अपने विजन का प्रयोग करते हुए काफ़ी सुधार किया। यहाँ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सन 1960 का गठन किया गया, इससे सबको घर मिल सके। अतः यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाने शुरू हो गए, जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा। यहाँ करप्शन नहीं के बराबर है। सन 1965 में $500 प्रति व्यक्ति आय था, जो अब $65,000 प्रति व्यक्ति आय हो गया। यहाँ का सिस्टम में यहाँ का लीडरशिप ने बदलाव किया। ग्लोबलाइजेशन से पहले यहाँ प्रोडक्शन की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, अतः यहाँ के लीडर ने देखा कि हम पिछड़ जाएंगे, और जो प्रोडक्शन यूनिट था उससे वे चेंज करके अपने आप को सर्विस इंडस्ट्रीज में ला दिए। अतः संसार के प्रसिद्ध कंपनियों के ऑफिस, जितने बड़े बैंक हैं उनके ऑफिस, सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिस, शिपिंग कंपनियों के ऑफिस और भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस, मीडिया हाउसेस इस सिंगापुर में देखने को मिलेगा। यहाँ की शिक्षा की स्थिति काफ़ी बेहतर है। संसार के टॉप यूनिवर्सिटियों में यहाँ के शिक्षण संस्थानों का अपना एक महत्व है। आज़ादी के समय 580 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ भूमि थी, जो अब बढ़ करके 720 स्क्वायर किलोमीटर हो गई। यहाँ की जनसंख्या 58 लाख के लगभग है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ की विशेषताएं हैं। दुनिया में ज़मीनों से फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ समुद्र से ज़मीनें उगाई जाती हैं। यहाँ कूड़े का निस्तारण इस तरह से होता है कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो सके, उसे जला करके और समुद्र में इस तरह से डाला जाता है कि जिससे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और उससे ज़मीनों को का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके। यह दुनिया का 14वां नंबर का निर्यातक देश एवं 15वें नंबर का आयातक देश है। विदेशी मुद्रा भंडारण में यह 10वें नंबर पे है। यहाँ पुलिस बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन घटना घटित होने पे 2 मिनट में घटना स्थल पे पहुँच जाती है। यहाँ खुलापन है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसी की छेड़खानी करने पर 3 बेत यानी 3 डंडे मारने का सजा है, और वह भी सार्वजनिक जगह पर। यह 2 डंडे किसी अपराधी को मारने पर वह बेहोश हो जाता है, तो उसे हॉस्पिटल में दवा करा करके होश में आने के बाद 3रा डंडा भी मारा जाता है। यहाँ सार्वजनिक जगहों पे च्युइंगम चबाना गैर कानूनी है और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता। लगभग 64 लाख रुपए जुर्माना के तौर पे चुकाना पड़ता है। टॉयलेट में फ्लश दबाना अगर भूल गया कोई तो 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। पब्लिक प्लेस पे स्मोक करना दंडनीय अपराध है। यहाँ के प्रमुख स्थल मरीना बीच, सेंटोसा द्वीप, जुरासिक पार्क, साइंस सेंटर, मॉल, और यहाँ पे आप लग्जरी होटल्स, यातायात की सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर
आपको काफ़ी डेवलप देखने को मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छी लीडरशिप अगर मिले और वहाँ की जनता भी चाहे तो किसी भी देश को काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे संसार के अनेक भागों से कई संस्कृतियों के धार्मिक के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन उनका मेन मकसद होता है कंट्री फर्स्ट। यहाँ चीनी, मलयालम, तमिल भाषा का प्रयोग होता है और साथ ही साथ इंग्लिश यहाँ की मुख्य भाषा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगले एपिसोड में किसी नए देश के इतिहास के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।